हेलो ऑल। आज हम पढ़ाई करने वाले हैं क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर सेकेंड राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। तो हिस्ट्री का चैप्टर सेकेंड है ये, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप हम पहले पढ़ाई कर चुके हैं, तो आज हम बढ़ते हैं चैप्टर 2 की तरफ, जिसका नाम है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। पूरे कॉन्सेप्ट के साथ एक एक टर्म को समझेंगे, एनसीईआरटी के पैराग्राफ को समझेंगे, एनसीईआरटी के टाइटल को समझेंगे और पूरे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगी यहाँ पे। तो ध्यान से सुनना। अगर कोई टर्म समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, फिर मैं उसको फिर से समझाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, क्लास 10 हिस्ट्री का चैप्टर 2। तो सबसे पहले टर्म आता है नेशनलिज्म इन इंडिया। नेशनलिज्म इन इंडिया बोलने का मतलब क्या है? तो नेशनलिज्म इज द फीलिंग ऑफ लव एंड प्राइड टुवर्ड्स कंट्री, मतलब कि अपने देश के प्रति प्यार और भावना जगना। नेशनलिज्म इज द फीलिंग ऑफ लव एंड प्राइड टुवर्ड्स कंट्री, अपने देश पर गर्व महसूस करना, अपने देश के प्रति प्यार की भावना जगना, ये होती है नेशनलिज्म। कि आप अपने देश के प्रति कितने सजग हो, कितने प्यार दिखा रहे हो, आप अपने देश के डेवलपमेंट के लिए, उन्नति के लिए कितने सजग हो, तो ये होती है नेशनलिज्म। क्या क्या टॉपिक्स कवर अप करने वाले हैं हम इस चैप्टर में? हाउ वाज नेशनलिज्म बॉर्न अमॉन्ग द पीपल ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के लोगों में नेशनलिज्म कैसे जगा। व्हाट स्ट्रगल डिड द पीपल ऑफ आवर कंट्री डू द गेट द फीलिंग्स ऑफ नेशनलिज्म, देशभक्ति की भावना जगने के लिए क्या क्या स्ट्रगल करने पड़े हमारे देश के लोगों को, वो इस चैप्टर में जानेंगे। हमारा देश यूनाइट था लेकिन नेशनलिज्म कैसे जगा, क्या स्ट्रगल करना पड़ा, उसको जानेंगे इस चैप्टर में। ये टॉपिक्स हमने कवर अप करना है इस चैप्टर में। तो फर्स्ट है हमारा हाउ वाज नेशनलिज्म बॉर्न अमॉन्ग द पीपल ऑफ अ कंट्री, हमारे देश के लोगों में कैसे नेशनलिज्म जगा और क्या स्ट्रगल करना पड़ा, क्या संघर्ष करना पड़ा। तो जैसा कि ऑलरेडी हमने पढ़ाई कर ली है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर कैसे हुआ था। आज हम बात करेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के एक छोटे से टॉपिक का। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नन कॉपरेशन, ये 3 टॉपिक है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्या क्यों लिखा गया है, खिलाफत एंड नन कॉपरेशन क्यों लिखा गया है। तो 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, जो कि 1918 तक चला था, जिसमें 2 पावर्स लड़ाई करी थी, फाइट करी थी, अलाइड पावर्स और सेंट्रल पावर्स। अलाइड पावर्स में जो कंट्री थी वो रसिया, ब्रिटेन, अमेरिका एंड जापान थी, और जो सेंट्रल पावर में कंट्री थी ऑस्ट्रो हंगेरियन, जर्मनी, ऑटोमन एम्पायर। तो 2 पावर्स के बीच में लड़ाई हुई थी 1914 में, जिसको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी कहा जाता है। 1914 से लेकर 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला था। 2 पावर्स में अलाइड पावर्स रसिया, ब्रिटेन, अमेरिका, जापान आती है, और सेंट्रल पावर्स में ऑस्ट्रो हंगेरियन, जर्मनी एंड ऑटोमन एम्पायर आती है। अब यहां पर ब्रिटेन इनडायरेक्टली कनेक्टेड था इंडिया से। कैसे? ब्रिटेन तो हमारे कंट्री का पार्ट था ना, जब हम कॉलोनियन के अंदर में थे, अंग्रेजों के अंदर में थे, तो ब्रिटेन तो इनडायरेक्टली कनेक्ट होगा ही। इंडिया वाज ए कॉलोनी ऑफ ब्रिटिशर्स, इंडिया वाज आल्सो अफेक्टेड बाय ब्रिटेन पार्टिसिपेशन इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। वर्ल्ड वॉर कहीं और चल रहा था, इंडिया से तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तो नहीं हुआ था, लेकिन इंडिया इनडायरेक्टली कनेक्टेड था। क्यों? क्योंकि हम उस टाइम में अंग्रेजों के अंदर में थे, कॉलोनियन के अंदर में थे, ब्रिटिशर्स के अंदर में थे, जिसकी वजह से उस वर्ल्ड वॉर का इंपैक्ट हमारे इंडिया पर भी पड़ रहा था, हमारे इंडिया के लोगों को भी देखना पड़ रहा था उसका इंपैक्ट। अब जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, अलाइड पावर्स, सेंट्रल पावर्स, अलग अलग कंट्री के बीच में, उसका इंपैक्ट इंडिया को क्या देखना पड़ा? क्योंकि इंडिया जो था वो कॉलोनी के अंदर में था और अंग्रेजों ने तो लूट मचा रखी थी बहुत सारी। तो क्या इंपैक्ट पड़ा उसका, उसको जानेंगे। सबसे पहले, इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर ऑफ ब्रिटिश आर्मी वाज फाइनेंस्ड बाय इंक्रीजिंग कस्टम ड्यूटीज, इंट्रोड्यूसिंग टैक्स इन इंडिया। आपको बता दें कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हो रहा था तो जाहिर सी बात है कि पावर्स जो कंट्री लड़ाई कर रही थी, फाइट कर रही थी, उसको बहुत सारे वेपन्स की, हथियार की जरूरत थी। तो उसने क्या किया कि इसकी खर्चे कौन कहां से वसूल होंगे। तो ब्रिटिशर्स ने क्या कि इंडिया में टैक्स इंट्रोड्यूस कर दिया कि भाई तुम्हें रहना है, तुम्हें बिजनेस करना है, या तुम्हें बिजनेस नहीं भी करना है, शांति से रहना है, तो मुझे टैक्स देना पड़ेगा।
तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर ऑफ ब्रिटिश आर्मी, बहुत ज्यादा वेपन्स की जरूरत पड़ रही थी, डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ा गया था बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से ब्रिटिश ने क्या कि इसका भरपाई इंडिया के लोगों से किया जाए। तो उसने क्या किया कि कस्टम ड्यूटीज बढ़ा दी उसने, जो टैक्स लग रहा था, कस्टम पर लग रहा था, उसको बढ़ा दिया उसने। पहले कुछ और परसेंट था, बाद में बढ़ा दिया और एक टैक्स इंट्रोड्यूस कर दिया इंडिया के अंदर में। प्राइस ऑफ गुड्स डबल बिटवीन 1913 टू 1918, 1913 से लेकर 1918 के बीच में जो प्राइस गुड्स की थी उसको डबल कर दिया गया, ताकि इस डबल का पैसा वो अपने वर्ल्ड वॉर में यूज कर सके। फोर्स रिक्रूटमेंट इन द आर्मी, अब उनको आदमी भी चाहिए ज्यादा से ज्यादा जो फाइट कर सके, तो जबरदस्ती हमारे इंडिया को लोगों को जबरदस्ती अपने आर्मी में रिक्रूट कर रहा था, ताकि वो वर्ल्ड वॉर में उसको हेल्प मिल सके कि वो फाइट कर सके ज्यादा से ज्यादा। 1918, 1919 एंड 1920-21 क्रॉप्स फेल्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, तो उसी टाइम में हमारे कंट्री में जो क्रॉप्स प्रोडक्शन हो रहा था वो ठीक तरीके से नहीं हो रहा था, बहुत जगह पर क्रॉप्स फेल्योर हो गया, जो प्रोडक्शन होना था वो प्रोडक्शन नहीं हो पड़ा। तो ड्यू टू हार्वेस्टिंग जो क्रॉप प्रोडक्शन फेल्योर हुआ, जिसकी वजह से फूड शॉर्टेज हो गया, एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड। मैनी पीपल डाइड फ्रॉम इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक, और उसी टाइम पे एक इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक की नामक बीमारी चली और बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दी उसमें। अगर एक सर्वे की बात करें, अकॉर्डिंग टू 1921 सेंसस, अप्रॉक्स 13 मिलियन पीपल डाइड ड्यू टू फैमिन एंड एपिडेमिक। उस टाइम में क्या था कि बहुत सारे जो मेडिसिन थी वो अवेलेबल नहीं हो रही थी, इंडिया पे ऑलरेडी जुल्म चल रहा था। तो इस एपिडेमिक की वजह से अगर एक सर्वे की बात करें तो 1921 में लगभग 13 मिलियन लोग हमारे इंडिया के इस बीमारी की वजह से मर गए थे। अब यहां पर तो बहुत सारी लूट मचा रखी थी, वर्ल्ड वॉर कहीं और चल रहा था, ब्रिटिशर्स हमारे से टैक्स वसूल कर रहे हैं, हमारे लोगों को पहले से जुल्म ढा रहे हैं, इसकी वजह से और जुल्म डबल कर दिया उन्होंने। तो यहां पर एक आइडिया आया सत्याग्रह का। तो सबसे पहले गांधी जी की एंट्री होती है, जो ऑलरेडी साउथ अफ्रीका में सत्याग्रह मूवमेंट चला रहे होते हैं, तो वो इंडिया में आते हैं। जनवरी 1915 में गांधी जी इंडिया आते हैं। एंट्री द ग्रेट मैन ऑफ इंडिया, गांधी जी को ग्रेट मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। एंट्री द ग्रेट मैन ऑफ इंडिया, महात्मा गांधी जी, जिनको हम बापू के नाम से भी जानते हैं। गांधी जी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका विथ एन आइडिया नेम्ड सत्याग्रह, द आइडिया ऑफ नॉन वायलेंस। मतलब कि ऑलरेडी साउथ अफ्रीका में वो एक मूवमेंट चला रहे होते हैं, सत्याग्रह मूवमेंट। सत्याग्रह मूवमेंट का मकसद होता है कि हम हाथापाई नहीं करेंगे, अहिंसा की लड़ाई लड़ेंगे, हिंसा नहीं होगी उसमें। तो ये थी द आइडिया ऑफ नॉन वायलेंस, जिसको हम सत्याग्रह के नाम से जानते हैं बापू के भाषा में। फाइट विदाउट यूजिंग एनी वेपन्स बाय फॉलोइंग द पाथ ऑफ ट्रूथ एंड पीसफुल मैनर, किसी भी हथियार का सहायता नहीं लेंगे और अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे पीसफुल मैनर से, शांतिपूर्वक तरीके से, जिसको बोलते हैं सत्याग्रह। बिफोर कमिंग इंडिया, गांधी जी ऑर्गेनाइज्ड हिज फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट इन साउथ अफ्रीका इन 1906 अगेंस्ट रेसिज्म सिस्टम। तो 1906 में इंडिया आने से पहले गांधी जी ऑलरेडी वहां पर एक मूवमेंट चला रहे होते हैं, जो रेसिज्म के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, और वहां पर उनको सफलता मिलती है। तो ये था 1906 में गांधी जी का साउथ अफ्रीका का मूवमेंट, और उसके बाद वो इंडिया आते हैं, मतलब कि 1915 में इंडिया आते हैं। 1915 से पहले 1906 में वो ऑलरेडी एक मूवमेंट साउथ अफ्रीका में चला रहे होते हैं रेसिज्म के अगेंस्ट में। अब इंडिया के आने के बाद वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में सत्याग्रह मूवमेंट चलाते हैं। तो जो फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट हुई थी वो 1917 में चंपारण, जो कि बिहार का एक जगह है, वहां पर स्टार्ट होती है। 1917 में 1917 ईस्वी में चंपारण बिहार से 3 सत्याग्रह मूवमेंट गांधी जी के द्वारा चलाई जाती है, जिसका फर्स्ट मूवमेंट बिहार के चंपारण में स्टार्ट होती है 1917 में। गांधी जी स्टार्टेड द फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट इन इंडिया इन 1917 इन चंपारण बिहार, लॉन्च्ड फॉर इंडिगो फार्मर्स। गांधी जी इंस्पायर्ड पीजेंट्स टू स्ट्रगल अगेंस्ट ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम। अब यहां पर इन्होंने क्यों सत्याग्रह मूवमेंट चलाया, क्या जरूरत थी गांधी जी को बिहार के चंपारण में सत्याग्रह मूवमेंट चलाने की? तो यहां पर क्या हो रहा था कि ब्रिटिशर्स वर्कर्स से जबरदस्ती काम करवाते थे और इंडिगो की खेती करवाते थे। इंडिगो की खेती से ये प्रॉब्लम होती थी कि एक बार इंडिगो की खेती हो जाती थी तो वहां पर दूसरे प्लांटेशंस नहीं कर सकते थे, और गांधी जी क्या किए, पीजेंट्स को इंस्पायर किए कि प्लांटेशन सिस्टम, जो बंधुआ मजदूर है, आपको जबरदस्ती काम कराया जा रहा है, इसके लिए आप लड़ाई लड़ो, अगेंस्ट करो, विदाउट हथियार उठाए हुए। तो गांधी जी वहां पर इंस्पायर करते हैं पीजेंट्स मैंने राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में भी समझा दिया कि पीजेंट्स सोसाइटी के पुअर पीपल को कहा जाता है,
और एरिस्टोक्रेट सोसाइटी के रिच पीपुल को कहा जाता है। तो गांधी जी अपना फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट चंपारण बिहार में स्टार्ट करते हैं इंडिगो फार्मर्स के लिए, कि इंडिगो की खेती जबरदस्ती अंग्रेजों द्वारा चलाई जा रही थी फार्मर्स को जबरदस्ती। तो ये था लॉन्च्ड फॉर इंडिगो फार्मर्स, कि हम और भी प्रोडक्शन करना चाहते हैं, जबरदस्ती यहाँ पर ब्रिटिशर्स इंडिगो की फार्मिंग करवाते थे। तो ये फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट थी। 1917 में ही खेरा गुजरात में सेकेंड सत्याग्रह मूवमेंट चलाई जाती है। ठीक है, 1917 खेरा गुजरात में ही सेकेंड सत्याग्रह मूवमेंट चलाई जाती है। अब यह खेरा जो कि गुजरात में पड़ता है वहां पर चलाई जाती है। वहां पर क्या दिक्कत हो रही थी, क्यों चलाया गया खेरा गुजरात में, उसको जानते हैं। Peasants affected by crop failure and plague epidemic. Due to this, they were unable to pay revenue. For the support of peasants, Gandhiji launched his second satyagraha and demand for relaxation. यहाँ पर peasants जो थे वो क्रॉप फेल्योर से परेशान हो चुके थे। जो प्रोडक्शन होने वाली थी, जो फसल की उपजाई होने वाली थी, वो नहीं होती है, और रेवेन्यू भी देना था ब्रिटिशर्स को। तो वो फसल हो ना हो उससे उनको कोई मतलब नहीं है, उनको पैसे से मतलब था। तो वो जबरदस्ती बोलते थे कि मुझे पैसे दो, चाहे तुम्हारी क्रॉप फेलियर हुई नहीं हुई, उससे उनको कोई लेना देना नहीं है। तो गांधी जी ने क्या कहा, उनके सपोर्ट के लिए रिलैक्स की, हमें रिलैक्स दिया जाए, हमारी क्रॉप फेलियर हो चुकी है, हमारा फसल नहीं हुआ है, तो हमें रिलैक्सेशन दिया जाए। इसके लिए वहां पर उन्होंने प्रोटेस्ट निकालते हैं, सेकेंड सत्याग्रह मूवमेंट। तो सेकेंड सत्याग्रह मूवमेंट 1917 खेरा गुजरात में होती है। फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट चंपारण बिहार में होती है इंडिगो फार्मिंग के लिए, कि इंडिगो फार्मिंग जबरदस्ती करवाते थे। तो यहां पर सेकेंड सत्याग्रह मूवमेंट, पीजेंट्स जो थे वो अफेक्ट थे क्रॉप फेलियर से, उनकी फसल बर्बाद हो गई थी, क्रॉप प्रोडक्शन नहीं हो पाती है, और अंग्रेज को पैसे देने थे, वो जबरदस्ती पैसे वसूलते थे। तो यहां पर रिलैक्सेशन की डिमांड की जाती है कि हमारी क्रॉप फेलियर हो चुकी है, हमारा प्रोडक्शन सही से नहीं हुआ है, हमें रिलैक्सेशन दिया जाए, हमें रेवेन्यू नहीं दे सकते हैं। तो ये था सेकेंड सत्याग्रह मूवमेंट 1917 खेरा गुजरात में। अब बात करेंगे 1918 में। 1917 में दो सत्याग्रह मूवमेंट हुए थे। उसके बाद 1918 में गुजरात के अहमदाबाद में फिर से एक सत्याग्रह मूवमेंट चलाई जाती है। यहां पर क्या दिक्कत हो रही थी, क्यों सत्याग्रह मूवमेंट यहां पर चलाया गया, उसको जानेंगे। द कॉटन मिल वर्कर्स रिसीव्ड वेरी लो वेजेस। वेरी लो वेजेस मतलब कि आप काम दे रहे हो 12 घंटा, 14 घंटा, 15 घंटा, 20 घंटा, लेकिन आपको उस तरह की वेजेस नहीं दी जाती है। तो जाहिर सी बात है कि आप दिन भर काम करेंगे, आपको पैसे नहीं मिले तो आप परेशान होंगे। आपकी घर की जो आर्थिक स्थिति वो ऑलरेडी खराब है, पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारी परेशानियां उठानी पड़ती है। तो यहां पर क्या हो रहा था कि कॉटन मिल वर्कर्स से काम करवाया जाता था और उनको सही तरीके से पे नहीं किया जाता था। द कॉटन मिल वर्कर्स रिसीव वेरी लो वेजेज। अभी के टाइम में क्या हुआ, जब हमारी इंडिया में बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन चेंजेस हुए हैं, जिसमें स्टेट वाइज वेजेस को फिक्स कर दिया गया है कि आप अगर इस स्टेट में है तो आपको मिनिमम इतना वेजेस दिया जाएगा। अलग अलग स्टेट में अलग अलग वेजेस फिक्स कर दिया गया है। आप सर डाटा देख सकते हैं कि हमारे हरियाणा में, दिल्ली एनसीआर में, बिहार में, अलग राज्य में क्या क्या वेजेस फिक्स किए गए हैं। तो अभी हम बात करेंगे सत्याग्रह मूवमेंट का, जहां पर तीसरा सत्याग्रह मूवमेंट 1918 में अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। वहां पर कॉटन मिल वर्कर्स परेशान थे कि उनको वेजेस नहीं दी जा रही थी, वो काम कर रहे थे लेकिन उनको पैसे नहीं दी जा रही थी। The prices of goods were increasing, so workers were demanding for more wages. ऑलरेडी वहां पर प्राइसेस डबल हो चुकी थी, देखा था हमने पहले कि प्राइसेस डबल कर दिया गया था। तो वर्कर्स डिमांड कर रहे थे कि उनको और पैसे दिया जाए। वो काम तो कर रहे हैं लेकिन उनको पैसे बहुत कम मिल रहे हैं, जिससे उनकी खाना पूर्ति नहीं हो पा रही है। फॉर द सपोर्ट ऑफ वर्कर्स, गांधी जी लॉन्च्ड हिज थर्ड सत्याग्रह मूवमेंट एंड डिमांड टू इंक्रीज देयर वेजेज। तो यहां पर गांधी जी तीसरी सत्याग्रह मूवमेंट चलाते हैं और बोलते हैं कि हमारे पैसे वेजेज में बढ़ोतरी की जाए, जिससे जो हमारे वर्कर्स हैं उनका जो आर्थिक स्थिति सुधर सके और खाना पूर्ति हो सके। तो ये थर्ड सत्याग्रह मूवमेंट था अहमदाबाद गुजरात में। फिर से याद दिला दें, तीन सत्याग्रह मूवमेंट गांधी जी के द्वारा चलाया जाता है। फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट 1917 में चंपारण बिहार में, दूसरा सत्याग्रह मूवमेंट 1917 में ही खेरा गुजरात में, और तीसरी सत्याग्रह मूवमेंट अहमदाबाद गुजरात में ही चलाया जाता है। फर्स्ट इंडिगो फार्मिंग के लिए, दूसरा क्रॉप फेल्योर के लिए, और तीसरा कॉटन मिल वर्कर्स वेजेस के लिए। अब अंग्रेज इतने दुष्ट थे, इतने थे कि वो नया नया एक्ट लाते थे जिससे भारतीयों को परेशानी उठाना पड़े। तो उन्होंने एक एक्ट लाया
रॉलेट एक्ट 1919 में पास किया उन्होंने, 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट पास किया था। अब वो रॉलेट एक्ट क्या था जिससे भारतीयों को परेशानी होनी थी? पास्ड बाय इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो वहां अंग्रेजों की जो काउंसिल थी उसको लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाता है, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल उसका नाम था। दिस एक्ट गेव द इनॉर्मस पावर टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब ये जो एक्ट था जिसकी वजह से ब्रिटिश में कुछ अलग तरीके की पावर आ जाती है, मतलब इनॉर्मस पावर दी जाती है। और वो पावर क्या था कि जो भी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज है, जो भी अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन उठा रहे हैं, क्रांतिकारी जो भी है, उनको 2 साल के लिए जेल में बंद कर दिया जाए विदाउट एनी ट्रायल का, मतलब उसको कोर्ट में भी नहीं पेश किया जाए और जेल में डाल दिया जाए। रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज 2 years इंप्रिजनमेंट, ब्लैक लॉ विदाउट एनी ट्रायल, मतलब इसको ब्लैक लॉ भी कहा जाता है कि 2 साल तक अगर आप अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन उठा रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो आपको उठा के सीधे जेल में डाल दिया जाएगा बिना कुछ सोच समझे, बिना कुछ आपसे पूछे हुए, और आप पर ट्रायल भी नहीं लगाया जाएगा, मतलब कि कोर्ट में पेशी नहीं की गई, तो ये सब नहीं किया जाएगा। डायरेक्टली आपको 2 साल तक जेल में डाल दिया जाएगा, जिसको ब्लैक लॉ भी कहा जाता है। Whoever was suspected by the British government, they used to imprison him for 2 years। जो भी सस्पेक्ट मिल रहा था, जिसको भी शक हो रहा था कि ये हमें दिक्कत दे सकता है, अंग्रेजों को ये लग रहा था कि ये हमें दिक्कत दे सकता है, आज़ादी लेना चाहता है, या फिर कोई भी कदम उठा रहा है प्रोटेस्ट अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजों के अगेंस्ट, तो उसको जेल में डाल दिया गया। तो गांधी जी यहाँ पर सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट करते हैं रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में कि ये रॉलेट एक्ट सही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में गांधी जी फिर से सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट करते हैं, और ये पहला सत्याग्रह मूवमेंट है जो नेशन वाइड चल रहा था। हमने देखा कि अलग अलग जगह पर मूवमेंट चल रहा था, खेड़ा के, गुजरात के खेड़ा में एक स्मॉल प्लेस पे, चंपारण बिहार में, बिहार के एक स्मॉल प्लेस पे, फिर अहमदाबाद गुजरात, मतलब जो गुजरात के स्मॉल प्लेस पे। लेकिन ये जो मूवमेंट था रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में, ये फर्स्ट मूवमेंट था जो नेशन वाइड, मतलब कि नेशन के सभी लोग एक साथ मिलकर प्रोटेस्ट चला रहे थे। अब बात करेंगे 6 अप्रैल की। 6 अप्रैल को क्या हुआ था? गांधी जी स्टार्टेड मूवमेंट विथ हड़ताल, रेलवे वर्कशॉप, वर्कर्स स्ट्राइक रैलीज, मतलब कि गांधी जी 6 अप्रैल को एक हड़ताल मूवमेंट चलाते हैं जिसमें जो भी वर्कर्स हैं वो काम करने नहीं जाते हैं, चाहे वे रेलवे के वर्कशॉप हो, वर्कर्स हो, स्ट्राइक पर चले जाते हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट स्केयर्ड दैट कम्युनिकेशन लाइंस वुड बी डिस्टर्ब्ड। अगर रेलवे से ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट होना था तो ब्रिटिशर्स को यह डर लगता है कि उनका बिजनेस ट्रेड बंद हो जाएगा, ठप हो जाएगा। ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसाइडेड टू क्लैम्प डाउन द पॉलिटिकल लीडर्स। अब उन्होंने क्या किया कि जो नेता थे, बड़े बड़े नेता उभर रहे थे, बड़े बड़े नेता उभर के आ रहे थे, उनको टारगेट करना स्टार्ट कर दिया। तो लोकल लीडर्स को अमृतसर पंजाब से नेता उठ रहे थे, उनको अरेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। और गांधी जी वॉज बैड फ्रॉम एंटरिंग दिल्ली, मतलब दिल्ली जाने से रोक दिया गया गांधी जी को। मतलब कि बहुत ज्यादा अंग्रेज डर रहे थे कि अब क्रांतिकारी पनप रहे हैं, हमारे नए नए क्रांतिकारी उभर रहे हैं, रेलवे वर्कशॉप जो उनका चल रहा था, जो कि मेन बिजनेस का मेन ट्रैक था, वो बंद हो रहा था। तो ब्रिटिशर्स काफी डर जाते हैं, अंग्रेज काफी डर जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, नेता लोग को उठाना स्टार्ट कर देते हैं और गांधी जी को दिल्ली जाने से रोक दिया जाता है। 10 अप्रैल की बात करें, 10 अप्रैल की बात करें तो द पुलिस इन अमृतसर फायर्ड अपॉन अ पीसफुल प्रोसेशन। एक पीसफुल प्रोसेशन मतलब मीटिंग चल रहा था। पीपुल अटैक्स ऑन बैंक, पोस्ट ऑफिसेज एंड रेलवे स्टेशन, मतलब कि एक पीसफुल समझ लो कि मीटिंग चल रहा था कुछ जने का, कुछ लोगों का। वहां पर क्या करता है ब्रिटिशर्स, वहां पर पुलिस आ जाती है, जो ब्रिटिश आर्मी थी वहां आती है और उनको अटैक कर देती है। तो इसके अगेंस्ट में क्या होता है कि पीपुल भी अटैक कर देते हैं, लोग भी अटैक कर देते हैं। कहां पे? पीपुल अटैक्स ऑन बैंक्स, पोस्ट ऑफिसेज एंड रेलवे स्टेशन। तो उस टाइम में जो रेलवे स्टेशन थी वहां पर अटैक करते हैं पीपुल, जो लोग थे वहां पर, बैंक जो पोस्ट थी वहां पर अटैक करते हैं। देन अ लॉ पास्ड, मार्शियल लॉ टू द मिलिट्री जनरल डायर टू कमांड। तो उस टाइम में ये देखते हैं कि ब्रिटिशर्स लोगों पर जुल्म ढा रहे हैं, तो अब क्रांतिकारी उभर रहे हैं, मतलब जवाब दे रहे हैं। तो वहां पर एक लॉ निकाला जाता है जिसको मार्शियल लॉ भी कहा जाता है, और इसका कमांड दिया गया खूंखार जनरल डायर को। बहुत ही खूंखार था। क्यों मैंने खूंखार कहा, इसको आगे जानेंगे। तो जनरल डायर टू कमांड, और इसका कमांड जनरल डायर को दिया जाता है मार्शियल लॉ का। क्यों कहा गया मैंने खुखार? तो 13 अप्रैल जलियांवाला बाग, अमृतसर में एक जगह है जलियांवाला बाग। तो 13 अप्रैल की कहानी है। मोस्ट ऑफ द पीपुल केम टू अटेंड द एनुअल बैसाखी फेयर। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पंजाब में एक बैसाखी फेयर, बैसाखी पर्व मनाई जाती है, तो वहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए थे। सम वेयर डूइंग प्रोटेस्ट अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट, और कुछ लोग वहां पर वैसे भी थे जो रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर रहे थे।
General Dyer entered in the area with military and blocked the exit points and opened fire on the crowd, killing hundreds. तो वहां पर खूंखार जनरल डायर आता है, जो भी एग्जिट पॉइंट था उसको बंद कर देता है और अंधाधुंध गोलियां चलाना स्टार्ट कर देता है। आप मान लो कि आप एक कमरे में बंद हो, उसके सभी गेट बंद कर दिए गए और कोई आया और आप पर टारगेट करना, गोली चलाना स्टार्ट कर दिया, तो आप कैसे भागोगे? सोच सकते हो उस तरह की कंडीशंस, इमेजिन करो उस तरह की क्या कंडीशन हो रही होगी। तो जनरल डायर वहां पर आया और ओपन फार्मिंग करना स्टार्ट कर दिया गया। हंड्रेड्स मतलब थाउजेंड्स में, ये 10,000 से ऊपर माना जाता है, किसी किसी सर्वे में बताया गया है। तो बहुत सारे लोग हमारे मारे जाते हैं। एज द न्यूज ऑफ जलियांवाला बाग स्प्रेड, पीपल गैदर्ड ऑन रोड्स, क्लैशेस विद पीपल, अटैक्स ऑन बिल्डिंग्स। और ये बात पूरी तरह फैल जाती है कि जनरल डायर नामक खूंखार आता है और हमारे निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलाते हैं और हमारे निहत्थे लोग मारे जाते हैं। तो ये बात जैसे ही फैल गई, बहुत सारे अलग अलग जगहों पर आगजनी स्टार्ट हो गई, लोग हंगामा करने लगे, प्रोटेस्ट करने लगे। द ब्रिटिश गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड विथ ब्रूटल रिप्रेशन, रब देयर नोजेज, फोर्स टू सैल्यूट, फ्लॉग एंड बॉम्ब। तो इसके अगेंस्ट में ब्रिटिश ने क्या किया, हमारे लोग जो आंदोलन कर रहे थे जलियांवाला बाग के अगेंस्ट में, उनको जबरदस्ती उठाया गया, नाक रगड़ाया गया, सैल्यूट करने के लिए कहा गया, बॉम्ब उनको फेंका गया। तो ये सब क्रांतिकारी के ऊपर जुल्म ढाया गया अंग्रेजों ने। द ब्रिटिश गवर्नमेंट, गांधीजी नेवर वांटेड टू वायलेंस अगेंस्ट सिंग वायलेंस, स्टेट महात्मा गांधी कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट। और गांधी जी कभी नहीं चाहते थे कि मूवमेंट इतना ज्यादा भड़क जाए और लोग अहिंसा पर उतर जाए, हिंसा पर उतर जाए। तो ये गांधी जी देखते हैं कि हिंसा बढ़ गई है, तो ये मूवमेंट को बंद कर देते हैं, क्योंकि गांधी जी हमेशा चाहते थे नॉन वायलेंस, अहिंसा चाहते थे। तो गांधी जी ये मूवमेंट बंद कर देते हैं। अब सब समझ गए थे कि हमें छोटे छोटे मूवमेंट से नहीं, बड़े मूवमेंट की जरूरत है, बिग मूवमेंट रिक्वायर्ड। हिंदूज ने, जो हिंदूज कम्युनिटी थे वो स्वराज मूवमेंट बनाते हैं, और जो मुस्लिम कम्युनिटी थे वो खिलाफत मूवमेंट बनाते हैं। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर विन ओवर टर्की एंड टर्की किंग कैलिफेट, जो खलीफा बोलते हैं। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय ब्रिटेन जीत जाता है टर्की के ऊपर, और उसका जो किंग था कैलिफेट, जिस खलीफा। अ रूमर स्प्रेड ओवर द वर्ल्ड दैट ब्रिटेन विल साइन हर्ष ऑफ ट्रीटी ओवर तुर्की। और ये बात पूरी तरह फैल जाती है पूरी दुनिया में, दैट ब्रिटेन साइन करने वाला है हर्ष ऑफ ट्रीटी, मतलब हर्ष ऑफ ट्रीटी साइन करने वाला है, एक डॉक्यूमेंट साइन करने वाला है जिस पर उस पर कब्जा कर लिया जाएगा तुर्की के ऊपर। मार्च 1919 बॉम्बे के अंदर में, मैंने पहले ही बताया कि बहुत बड़ी मूवमेंट की जरूरत थी, तो हिंदूज ने स्वराज और मुस्लिम्स ने खिलाफत कमेटी बनाई थी। तो 1919 में 1919 में बॉम्बे के अंदर में खिलाफत कमेटी बनाई जाती है और ये फॉर्म किया जाता है मुस्लिम्स लीडर्स के। तो उस टाइम में हमारे हिंदूज और मुस्लिम्स दोनों लीडर्स मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। तो मुस्लिम लीडर्स में जो मेन लीडर थे मोहम्मद अली एंड शौकत अली, महात्मा गांधी के साथ डिस्कस करते हैं और इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने की योजना में लग जाते हैं। तो खिलाफत कमेटी फॉर्म की जाती है मुस्लिम लीडर्स के लिए, मुस्लिम लीडर्स के द्वारा। और मुस्लिम लीडर्स में जो मेन लीडर्स थे वो मोहम्मद अली एंड शौकत अली थे। यह महात्मा गांधी के साथ मिलते हैं और इस मूवमेंट को आगे कैसे बढ़ाया जाए, अंग्रेजों के खिलाफ क्या क्या प्लान्स किए जाए, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। सितंबर 1920 में एक कांग्रेस सेशन रखा जाता है कैलकाटा के अंदर में। गांधी जी कन्विंस अदर लीडर्स टू स्टार्ट अ न्यू मूवमेंट इन सपोर्ट ऑफ खलीफा एज वेल एज फॉर स्वराज। यहां पर गांधी जी सब लोगों को बोलते हैं कि आप हिंदूज जो मूवमेंट स्टार्ट करें स्वराज, उस पर जुड़िए, जो मुस्लिम्स ने खिलाफत कमेटी स्टार्ट करी है उस पर जुड़िए, ताकि हम अंग्रेजों के खिलाफ यूनाइट होकर लड़ाई लड़ सके। स्टार्टेड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बाय हिंदू एंड मुस्लिम लीडर्स। तो यहीं पर एक योजना बनती है हिंदूज और मुस्लिम दोनों लीडर्स के साथ कि हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का मतलब होता है कि हम ब्रिटिश के किसी भी पार्ट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, कॉपरेट नहीं करेंगे। वाई नॉन कॉपरेशन? ब्रिटिश रूल वाज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया विद द कॉपरेशन ऑफ इंडियंस एंड हैड सर्वाइव्ड ओनली बिकॉज ऑफ दिस कॉपरेशन। इफ इंडियंस रिफ्यूज टू कॉपरेट ब्रिटिश रूल इन इंडिया would be collapse within a year and Swaraj independence would come। नॉन कॉपरेशन, जब अंग्रेज इंडिया आया था तो ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से ही आया था, तो कुछ उन्हें कॉपरेट कर दिया। अब वही हम चाहते हैं कि हम उनसे कॉपरेट वापस ले लेंगे, हम उनका काम नहीं करेंगे, जिससे इंडिया के अंदर क्या होगा कि उनका काम नहीं हो पाएगा। एंड हैड सर्वाइव्ड ओनली बिकॉज ऑफ दिस कॉपरेशन। उनका यह मानना था कि जो ब्रिटिशर्स सर्वाइव कर रहे हैं इंडिया के अंदर में, हम लोग उसको कॉपरेट कर रहे हैं, हम काम दे रहे हैं, काम करके दे रहे हैं, जिसकी वजह से ब्रिटिश सर्वाइव कर पा रहा है। अगर हम कॉपरेट वापस ले लेंगे, हम उनका काम नहीं करेंगे, हम ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट सब बंद कर देंगे, तो ब्रिटिशर्स भाग जाएं
और यही उनके पास प्लान था कि इंडिपेंडेंस मिलने का यही एक प्लान है। गांधी जी प्रपोज दैट द मूवमेंट शुड इन दिस मैनर, गांधी जी ने बताया कि मूवमेंट कैसा होना चाहिए। सरेंडर ऑफ टाइटल्स दैट द गवर्नमेंट अवार्डेड, जो भी अवार्ड ब्रिटिशर्स के थ्रू दिया गया है इंडियंस की भी भारतीयों को, वो अपना अवार्ड वापस कर देंगे। बॉयकट ब्रिटिश गवर्नमेंट सर्विसेज, जो भी ब्रिटिश सर्विसेज हैं उनको वाइपट कर देंगे, चाहे वो सिविल सर्विसेज हो, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो पुलिस हो, कोर्ट्स हो, स्कूल्स हो, किसी में भी कोई भी भारतीय काम नहीं करेगा। स्कूल्स फॉरेन बुक्स पढ़ना बंद कर देंगे। लेजिस्लेटिव काउंसिल में अगर कोई भारतीय काम कर रहा है तो वहां से अपना रिजाइन दे दो। देन इन केस ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट यूज्ड रिप्रेशन, अ फुल सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन वुड बी लॉन्च्ड, अगर इसके अगेंस्ट में ब्रिटिश कुछ करता है तो हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कैंपेन चलाएंगे। ये गांधी जी का मानना था। क्या हुआ फिर से समझाते हैं। हिंदू स्वराज, मुस्लिम्स खिलाफत कमेटी बनाते हैं और एक योजना बनाते हैं कि अंग्रेजों के खिलाफ कैसे लड़ाई आगे चलाई जाए। तो नन कॉपरेशन का एक आइडिया आता है। उनका यह मानना था कि ब्रिटिशर्स जो सरवाइव कर रहे हैं हमारे इंडिया में, वो हम लोग कॉपरेट कर रहे हैं इसलिए वो सरवाइव कर पा रहे हैं। अगर हम लोग कॉपरेट नहीं करेंगे तो ब्रिटिशर्स सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो गांधी जी ने बताया कि हमारा जो प्लान है नॉन कॉपरेशन का, वो इस तरह होना चाहिए कि जो भी भारतीय काम कर रहा है उनके सिविल सर्विसेज में, उनके आर्मी में, उनके पुलिस में, उनके कोर्ट्स में, उनके लेजिस्लेटिव काउंसिल में, उनके स्कूल्स में और उनके फॉरेन बुक्स को पढ़ा जा रहा है, उस सबको बॉयकॉट कर दो। अगर इसके अगेंस्ट में ब्रिटिशर्स कुछ करता है तो हम एक फिर से मूवमेंट चलाएंगे जिसका नाम होगा सिविल डिसओबीडियंस कैंपेन वुड बी लॉन्च्ड। इन समर 1920 गांधी जी एंड शौकत अली, जो कि मुस्लिम्स लीडर्स थे, toured extensively in different parts of India, mobilizing popular support for the movement। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए, किसी भी प्लान को सही तरीके से करने के लिए हमें बहुत सारे इकट्ठे यूनाइट होना चाहिए। तो मास स्ट्रगल मतलब कि बहुत ज्यादा लोगों का इकट्ठा होना बहुत जरूरी था। तो गांधी जी और शौकत अली इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में चले गए जहां पर मोबिलाइज करा जा सके, लोगों को सिंपैथी से उनको जोड़ा जा सके। इनिशियली द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज नॉट सपोर्टिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, और जैसा कि हमने पढ़ा है इतिहास में कि शुरुआती दौर में कांग्रेस जो था वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का हिस्सा नहीं बनना चाहता था। रीजन क्या था कांग्रेस के हिस्सा न बनने का, वो जानते हैं। कांग्रेस स्टार्टिंग में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का पार्ट नहीं बनना चाहता। रीजन था गांधी जी वांट्स बॉयकॉट ऑल सर्विसेज बट कांग्रेस डजंट। गांधी जी ने पहला हमने पढ़ा कि गांधी जी जो थे वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चला रहे थे जिसमें उन्होंने बताया कि हम बॉयकॉट कर देंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल को भी, लेकिन कांग्रेस चाहती थी कि हम लेजिस्लेटिव काउंसिल का इलेक्शन लड़े ताकि हमारे लोग लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर चले जाए और वहां से रूल चेंज कर सके। ये भी थोड़ा बहुत अच्छा आइडिया माना जा सकता है कि आप सिस्टम के अंदर जाते हो और सिस्टम के अंदर जाके रूल्स चेंज करते हो। काउंसिल इलेक्शंस वाज शेड्यूल्ड इन नवंबर 1920। इफ वी केम टू पावर देन वी कैन डिफेंड एंड मेक चेंजेस इन ब्रिटिश पॉलिसीज। मतलब कि कांग्रेस तो यही चाहती थी कि हम नॉन कॉपरेशन में लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो पार्ट है उसका हम पार्ट, मतलब वो गांधी जी बॉयकॉट करना चाह रहे थे लेकिन कांग्रेस बॉयकॉट नहीं करना चाह रही थी। यहां पर हमने पढ़ा ना, इनिशियली द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज नॉट सपोर्टिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में गांधी जी बोले थे कि सबको बॉयकॉट कर दो, सब कुछ को कैंसिल कर दो, स्कूल, लेजिस्लेटिव काउंसिल, कोर्ट, जो भी बुक्स वगैरह उसके पढ़ रहे हैं सबको बॉयकॉट कर दो। लेकिन कांग्रेस चाहती थी कि हम बॉयकॉट नहीं करें, नॉन कॉपरेशन हम नहीं करें, उसका हम पार्ट बने। पार्ट क्यों बनना चाह रही थी कांग्रेस, उसको यहां जानते हैं। पार्ट इसलिए बनना चाह रही थी कि काउंसिल इलेक्शंस होने वाले थे ब्रिटिशर्स के अंदर में और कांग्रेस उसका पार्ट बनना चाह रहे थे जिससे उसके कुछ मेंबर्स जीत सके और सिस्टम के अंदर जा सके और सिस्टम के अंदर जाके कुछ पॉलिसी में चेंजेस कर सके। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वुड क्रिएट पॉपुलर वायलेंस, लेकिन नॉन कॉपरेशन के कारण बहुत सारा वायलेंस बढ़ गया। इन दिसंबर 1920 कांग्रेस नागपुर सेशन, कांग्रेस एडॉप्टेड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नाउ गांधी जी सपोर्टेड बाय हिंदूज, मुस्लिम्स एंड कांग्रेस। लेकिन 1920 में कांग्रेस भी पार्ट बन जाता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का। अब ये मूवमेंट हिंदूज, मुस्लिम्स और कांग्रेस तीनों मिलकर चलाए थे, स्वराज, खिलाफत कमेटी और कांग्रेस। तो अब ये मूवमेंट थोड़ा सा यूनाइट हो रहा था, लोग जुड़ के आगे बढ़ रहे थे। इन 1921 जनवरी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज स्टार्टेड। 1921 ईस्वी में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट किया गया, चलाया गया। डिफरिंग स्टैंड्स विद द मूवमेंट इन द टाउन। कैसे चल रहा था उसको जानते हैं। द मिडिल क्लास पार्टिसिपेटेड मोस्ट इन द टाउन। जो मिडिल क्लास लोग थे वो पार्टिसिपेट कर रहे थे। थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स लेफ्ट गवर्नमेंट स्कूल एंड कॉलेजेज।
जो भी ब्रिटिश स्कूल्स में काम कर रहे थे वो लेफ्ट कर जाते हैं, छोड़ देते हैं, कॉलेजेस छोड़ देते हैं, टीचर एंड हेडमास्टर रिजाइन कर देते हैं, जो भी टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं ब्रिटिश कॉलेज के अंदर में वो रिजाइन कर देते हैं। लॉयर गेव अप देयर लीगल प्रैक्टिसेज, लॉयर जो थे वो अपनी प्रैक्टिसेज छोड़ देते हैं ब्रिटिश कोर्ट के अंदर में। काउंसिल इलेक्शंस वर बॉयकॉटेड एक्सेप्ट मद्रास, मद्रास के अलावा, मद्रास में पार्ट लिया गया था लेकिन मद्रास के अलावा जो भी काउंसिल इलेक्शंस थे उसमें कोई पार्ट नहीं लेता है। फॉरेन गुड्स वर बॉयकॉटेड, जो भी फॉरेन गुड्स थे ब्रिटिशर्स के उसको बॉयकॉट कर दिया गया। लिक्विड शॉप्स वर पिकेटेड, लिक्विड शॉप्स को बंद कर दिया गया। फॉरेन क्लोथ्स बर्न्स, मतलब जो कि विदेशी कपड़े थे उनको जला दिया गया। तो ये था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का एक पार्ट जहां पर लोग विरोध कर रहे थे, अगेंस्ट कर रहे थे, ब्रिटिशर्स के कॉपरेशन नहीं कर रहे थे, उनके सामान को, उनके कॉलेज को, उनके काउंसिल में बॉयकॉट का हिस्सा बन रहे थे। अब इसका रिजल्ट क्या मिला, जब हम बॉयकॉट करेंगे अंग्रेजी क्लॉथ्स को तो इंडिया में डिमांड बढ़ेगी, कुछ तो पहनना है। द इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन क्लोथ हाफ बिटवीन 1921 एंड 1922, मतलब कि जो 1921 से लेकर 1922 के पहले जो कपड़े आते थे इंडिया के अंदर में वो आधे से भी कम हो गए बॉयकॉट करने के बाद। अब बाहर से 1921 1922 में कपड़े कम आने लगे। मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स रिफ्यूज टू ट्रेड इन फॉरेन गुड्स, जो भी मर्चेंट्स थे वो इन्वेस्ट करना बंद कर दिए कि सामान बिक नहीं रही थी। प्रोडक्शन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल मिल्स एंड हैंड होम्स इंक्रीज्ड, और यही टाइम था जहां पर इंडियन टेक्सटाइल बूम किया गया। जब लोगों ने बॉयकॉट कर दिया विदेशी कपड़ों को तो इंडिया के अंदर टेक्सटाइल बूम किया, इंडिया में प्रोडक्शन होने लगी टेक्सटाइल क्लोथ। स्टार्टिंग वियर इंडियन क्लोथ, और लोग अब इंडियन क्लोथ खादी पहनने लगे थे, लेकिन खादी थोड़ा उस टाइम में महंगा था, जहां आगे पढ़ेंगे। वाई नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्लो डाउन इन टाउन्स, लेकिन जैसे जैसे मूवमेंट आगे बढ़ा ये स्लो होता गया, और स्लो क्यों हुआ वो जानेंगे। खादी क्लोथ्स वाज मोर एक्सपेंसिव, पुअर पीपल कैन नॉट अफोर्ड इट सो दे हैड टू वियर फॉरेन क्लोथ्स, जो फॉरेन कपड़ा आ रहा था वो इंडियन खादी के कंपैरिजन में बहुत ही सस्ता था। अब हमने बॉयकॉट कर दिया फॉरेन विदेशी कपड़े को तो हमें इंडियन कपड़ा पहनना होता था वहां पे, लेकिन इंडियन कपड़ा जो था वो महंगा था, तो जिसकी वजह से ये स्लो डाउन हो गया, लोग वापस से फॉरेन कपड़ा पहनने लगे, चीपर की वजह से, कम दाम था इसलिए। लैक ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट सो स्टूडेंट्स एंड टीचर्स ज्वाइन बैक गवर्नमेंट स्कूल एंड कॉलेजेस। उस टाइम में क्या था कि जो इंडियन इंस्टीट्यूट्स थी वो बहुत ही कम थी, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स और टीचर्स वापस बैक हो गए ब्रिटिशर्स के स्कूल्स में, ब्रिटिशर्स के कॉलेजेस में। लॉयर्स ज्वाइन बैक इन गवर्नमेंट कोर्ट्स ड्यू टू लैक ऑफ अल्टरनेट इंस्टीट्यूशंस, लॉयर्स के पास भी कुछ ऑप्शंस नहीं था, कोई अल्टरनेट ऑप्शन नहीं था, तो वापस प्रैक्टिस करने चले गए ब्रिटिशर्स के कोर्ट में। तो इसकी वजह से जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था वो धीरे धीरे स्लो डाउन होने लगा सिटी के अंदर में। अब रिबिलियन इन द कंट्री साइड दो चीज चल रही थी, एक पीजेंट्स का चल रहा था, एक ट्राइबल पॉपुलेशन का चल रहा था। पीजेंट्स मतलब गरीबी, जो ट्राइबल पॉपुलेशन था वहां भी एक इंसिडेंट चल रहा था, उसको डिटेल में जानेंगे पीजेंट्स में क्या हो रहा था और ट्राइबल पॉपुलेशन में क्या हो रहा था। पीजेंट्स की बात करें, जो सोसाइटी के पुअर पीपल थे, अवध की कहानी है ये, तो वहां पर पीजेंट्स बहुत ज्यादा नाराज थे। किससे नाराज थे? लैंड लॉर्ड से नाराज थे, क्योंकि वहां पर उन्होंने चार्जेस बहुत हाई कर दिए थे रेंट के, और जबरदस्ती उससे भीख मंगवाया जाता था। तो पीजेंट्स ने डिमांड किया तो जो रिडक्शन है, रेवेन्यू में रिडक्शन किया जाए, जो बेगर है मतलब भीख मंगवाया जा रहा है उसको समाप्त किया जाए। सोशल बॉयकॉट ऑफ ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड, और उन्होंने सोशली बॉयकॉट कर दिया था ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड जो कि ज्यादा हाई डिमांड कर रहे थे, उनके अगेंस्ट में बॉयकॉट कर दिया गया। तो यहां पर पीजेंट्स की कहानी है। तो ये हेल्प लेते हैं बाबा रामचंद्र से, जो ऑलरेडी फिजी में काम कर रहे होते हैं। तो एक बाबा रामचंद्र वो मूवमेंट चलाते हैं, मतलब जो बाबा रामचंद्र वो फिजी में काम कर रहे थे एज ए लेबर। तो वहां पर लेबर की कहानी है। यहां पर देखा आपने, जो पीजेंट्स थे वो परेशान थे, पीजेंट्स मतलब कि लेबर क्लास हो गया, सोसाइटी के पुअर पीपल हो गए, वो परेशान थे क्योंकि लैंडलॉर्ड की वजह से चार्ज हाई कर दिया गया था। तो वहां पर हेल्प मिलती है किसकी? बाबा रामचंद्र की। बाबा रामचंद्र ऑलरेडी लेबर के तौर पे फिजी में काम कर चुके होते हैं, तो वो हेल्प लेते हैं और उन्होंने एक मूवमेंट चलाया। बाबा रामचंद्र एक मूवमेंट चलाया जिसका नाम था नाई धोबी बंद। नाई धोबी का मतलब, नाई धोबी बंद का मतलब, नाई सैलून में जो है वहां पर जो भी है सर्विसेज, स्टॉप प्रोवाइडिंग सर्विसेज लाइक बार्बर, वॉशर मैन। जो इंडिया सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे वो सैलून का हो, चाहे वॉशर का हो, चाहे वो धोबी का हो, तो ये जो हिंदी वर्ड है धोबी, तो ये सब हम सर्विसेज नहीं देंगे। तो एंट्री न्यू लीडर पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद जब ये नाई धोबी बंद का मूवमेंट स्टार्ट होता है बाबा रामचंद्र के बाद, तो यहाँ पर एक नए नेता की एंट्री होती है जिसका नाम होता है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो बाबा रामचंद्र और पंडित जवाहरलाल नेहरू ओथ किसान सभा अक्टूबर में स्टार्ट करते हैं, और विद इन अ मंथ, एक महीने के अंदर में 300 ब्रांचेस खुल जाते हैं अलग अलग गांवों में, रीजन के अलग अलग गांवों में। मतलब बाबा रामचंद्र ने नाई धोबी बंद का एक मूवमेंट चलाया, और उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू की जब एंट्री हुई तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर बाबा रामचंद्र एक महीने के अंदर में ओथ किसान सभा की ब्रांचेस खोलते हैं
कितनी 300 ब्रांचेस, 300 ब्रांचेस खोला जाता है एक महीने के अंदर में, रीजन के अलग अलग विलेजेस में, अलग अलग एरियाज में। लेकिन धीरे धीरे ये जो पीजेंट्स मूवमेंट था ये वायलेंट में कन्वर्ट हो जाता है। हाउसेज ऑफ तालुकादार्स एंड मर्चेंट्स वर अटैक्ड, बहुत सारे हाउसेज था तालुकादार्स के और मर्चेंट्स के, वहां पर अटैक किया जाता है। बाजार्स वर लूटेड, बाजार को लूट लिया जाता है। लोकल लीडर्स टोल्ड पीजेंट्स दैट गांधीजी हैड डिक्लेयर्ड दैट लैंड वाज टू रिडिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द पुअर, और वहां के जो लोकल लीडर्स थे वो अफवाह फैला देते हैं कि गांधी जी ने डिक्लेयर कर दिया गया कि लैंड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, किसके बीच में, गरीबों के बीच में। तो यहां पर ये पीजेंट्स मूवमेंट बाद में कन्वर्ट हो जाता है वायलेंट में। अब बात करेंगे ट्राइबल पॉपुलेशन का, पीजेंट्स के बारे में हमने देख लिया। अब ट्राइबल पॉपुलेशन की बात करें तो गोर्दम हिल्स जो कि आंध्र प्रदेश में, वहां की कहानी है। कॉलोनियल गवर्नमेंट क्लोज्ड फॉरेस्ट एरिया, जो भी ब्रिटिशर्स थे उन्होंने फॉरेस्ट एरिया को बंद कर दिया था, जिससे वहां पर के जो लोग थे जिनका जीवन शैली फॉरेस्ट की वजह से ही चल रहा था वो अफेक्ट हो गया था। दे फेल्ट इट वॉज देयर राइट टू इंटर फॉरेस्ट, और उनका मानना था कि उनका अधिकार है जंगल में जाना, लेकिन ब्रिटिशर्स उनको जंगल जाने से रोक दिए थे। ऑल्सो दे वेर फोर्स टू बेगर, और उनको जबरदस्ती भीख मंगवाते थे कि तुम भीख मांगो, तुम जंगल में जीवन शैली उसको खत्म कर दिया उन्होंने, और उनसे जबरदस्ती भीख मंगवाते थे। तो यह था ट्राइबल पॉपुलेशन, गोर्दम हिल्स, आंध्र प्रदेश की कहानी। अब यहां पर एक नए मैन की एंट्री होती है जिसका नाम रहता है अलूरी सीतारामा राजू। इनकी अलग ही कहानी है। इनकी कहानी क्या बताते हैं, इनके पास एक अलग पावर आती है जो मानना था इनका। नाउ एंट्री अलूरी सीतारामा राजू। अलूरी सीतारामा राजू का मानना था, ही क्लेम्ड दैट ही हैड स्पेशल पावर्स टू मेक एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस एंड इवन सर्वाइव्ड बुलेट। इनका मानना था कि उनके पास कुछ एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस पावर है, ये प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि आगे क्या होने वाला है, और इनको कोई भी बुलेट मार नहीं सकती है, ये इनका मानना था। ही वॉज इंस्पायर्ड बाय गांधी जी, गांधी जी से काफी इंस्पायर्ड थे, जो अहिंसा की लड़ाई लड़ रहे थे उनसे काफी इंस्पायर्ड थे। टोल्ड पीपुल टू वेयर खादी एंड गिव अप ड्रिंकिंग, लेकिन ये अच्छा बता रहे थे कि खादी को पहनो और जो भी ड्रिंकिंग कर रहे हैं उसको गिव अप कर दो, उसको मत लो। बट ही थॉट इंडियन कुड बी लिबरल ओनली बाय फोर्स नॉट बाय नॉन वायलेंस, लेकिन उनका मानना था कि जो नॉन वायलेंस चल रहा है इससे हमें आजादी नहीं मिलेगी, हमें हिंसा करना ही पड़ेगा। अलूरी सीतारामा राजू जिनका मानना था कि वो एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्ट कर पाएंगे, उनको कोई भी बुलेट मार नहीं पाएगी, उनका यह भी मानना था कि हिंसा के थ्रू ही हम आजादी ले सकते हैं, अहिंसा के थ्रू आजादी नहीं ले सकते हैं, और वो गांधी जी से बहुत सारे ज्यादा इंस्पायर्ड थे। 1920 में अलूरी सीतारामा राजू एंड ट्राइबल, जो ट्राइबल पॉपुलेशन थे, जो इनको फॉरेस्ट में जंगल जाने से मना कर दिया गया था, ये दोनों मिलकर एक मूवमेंट चलाते हैं जिसको गुरिल्ला मूवमेंट कहा जाता है। अटैक्स ऑन पुलिस स्टेशन, जो भी ब्रिटिशर्स के पुलिस स्टेशन थे उन पर अटैक कर दिया जाता है। किलिंग ब्रिटिश ऑफिसर्स, और वहां पर बहुत सारे ब्रिटिश अंग्रेजों को मार गिराया जाता है। किल्ड अलूरी सीतारामाजू, लेकिन इसी घटना के दौरान अलूरी सीतारामाजू को मार गिराया जाता है अंग्रेजों द्वारा। इन 1924 में यहां पर अलूरी सीतारामा राजू की कहानी खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है। हालांकि उनका मानना था कि उनको कोई भी बुलेट मार नहीं सकती है, लेकिन जब वो रामाराजू, अलूरी सीतारामा राजू और ट्राइबल पॉपुलेशन के साथ मिलकर एक मूवमेंट चलाते हैं जिसको गुरिल्ला मूवमेंट भी कहा जाता है, इस मूवमेंट के दौरान उनकी मौत हो जाती है जब वो पुलिस स्टेशन पर अटैक करते हैं, अंग्रेजों के पुलिस स्टेशन पर। बहुत सारे पुलिस स्टेशन पे जो ब्रिटिश ऑफिसर थे उनको मार गिराते हैं, लेकिन गोलीबारी के दौरान अलूरी सीतारामा राजू की मौत हो जाती है, और ये ईयर था 1924 का साल था। अब यहां पर स्वराज प्लांटेशन की बात किया जाए, जहां पर जबरदस्ती लोगों को बंधुआ मजदूर की तरह काम कराया जाता था। प्लांटेशन वर्कर्स वर्क्स इन टी गार्डन्स असम इन 1859, 1859 की बात करें, जहां पर मजदूरों को जबरदस्ती खेती कराई जाती थी टी गार्डन्स में, वहां पर सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होती है। एक उनका एक्ट आता है जिसका नाम है इंडियन इमिग्रेशन एक्ट 1859। यहां पर ये एक्ट क्या कहता है उसको ध्यान से सुनना। नाम था इंडियन इमिग्रेशन एक्ट 1859। According to this, plantations workers were not permitted to leave the tea gardens without permission. When workers came to know Gandhiji started non-cooperation movement, the workers left tea work, but Britishers beat him very badly. Indian Immigration Act 1859 के अकॉर्डिंग अंग्रेजों ने ये एक्ट लगाया था कि जो भी वर्कर्स काम कर रहा है, टी गार्डन में काम कर रहा है, विदाउट परमिशन वो टी गार्डन छोड़ के नहीं जा सकते हैं। लेकिन जब वर्कर्स ये सुनते हैं कि गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाया है जहां पर हम कॉपरेट नहीं करेंगे ब्रिटिशर्स का, तो वो भी काम छोड़ देते हैं और भाग निकलते हैं। लेकिन बीच रास्ते में वहां पर ब्रिटिशर्स उनको पकड़ लेते हैं और उनको बहुत पिटाई करते हैं।
नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, बट द वर्कर्स लेफ्ट द टी वर्कर, बट ब्रिटिशर्स बीट हिम वेरी बैडली, बहुत ही पिटाई करते हैं, बीच में रोक के उनको वापस बहुत मार गिराया जाता है। अब 1992 की बात करें, एक चौरी चौरा इंसिडेंट होता है, गोरखपुर में एक जगह है चौरी चौरा, वहां पर क्या इंसिडेंट होता है, a peaceful demonstrations in a market and then local police used to lathi charge. Then after this incident, some people went to the police station and set it on fire, due to which the police officers was killed. Gandhiji got angry and withdraw the non-cooperation movement. यहाँ पर चौरी चौरा में क्या होता है कि एक पीसफुल प्रोटेस्ट मतलब मीटिंग चल रही थी, बहुत सारे लोग इकट्ठा हो रखे थे, और ये साल था 1992, गोरखपुर का जगह है चौरी चौरा, वहां पर लोग बैठे थे, लेकिन वहां पर अंग्रेज आता है, दुष्ट आता है और लाठीचार्ज स्टार्ट कर देता है बिना कुछ कहे हुए। इसके अगेंस्ट में जो हमारे जिस पर लाठीचार्ज की जाती है लोगों पे, वो लोग जाते हैं और क्या करते हैं, सम पीपल वेंट टू द पुलिस स्टेशन एंड सेट इट ऑन फायर, पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहां पर आग लगा देते हैं, ड्यू टू विच द पुलिस ऑफिसर्स वाज किल्ड, जिसकी वजह से अंग्रेज ऑफिसर्स मारे जाते हैं। लेकिन गांधी जी हिंसा कभी नहीं चाहते थे, वो अहिंसा चाहते थे, और हिंसा बढ़ने की वजह से गांधी जी ये मूवमेंट बैक कर जाते हैं, ये मूवमेंट उन्होंने बंद कर देते हैं, नॉन कॉपरेशन का मूवमेंट। तो ये सब रीजन था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बंद करने का। हिंसा जैसे ही बढ़ने लगती थी गांधी जी वो मूवमेंट बंद कर देते थे। अब नॉन कॉपरेशन से आगे बढ़ते हैं सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का। गांधी जी ने पहले बताया था कि जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट करेंगे, अगर उसके अगेंस्ट में ब्रिटिशर्स आते हैं तो हम सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करेंगे, कैंपेन स्टार्ट करेंगे। गांधी जी अंडरस्टैंड दैट before any mass struggle people must be properly trained so that people do not misinterpret the movement. गांधी जी अब ये समझ गए थे कि मास जो भी थी वो ज्वाइन तो कर रहे हैं, लेकिन हमें उनको ट्रेन करना पड़ेगा। ट्रेन इस वजह से करना पड़ेगा कि वो जो भी मिस इंटरप्ट ना हो जाए, हिंसा की लड़ाई में ना चले जाए। हमारा काम है अहिंसा से आजादी लेना। तो गांधी जी पहले ट्रेन करना चाहते थे लोगों को, तब मूवमेंट स्टार्ट करना चाहते थे। The Congress leaders wanted to participate in elections to the provincial councils as they felt it would easy to oppose British policies within the councils. लेकिन कांग्रेस जिद पर अड़ा हुआ था कि वो काउंसिल इलेक्शंस लड़ना चाहते हैं और सिस्टम के अंदर में जाकर पॉलिसीज को चेंज कर देंगे, ये कांग्रेस का मानना था। ध्यान सुनना, the Congress leaders wanted to participate in elections to the provincial councils as they felt it would easy to oppose British policies within the council. काउंसिल में जाने के बाद हम काउंसिल इलेक्शंस लड़ेंगे, तो काउंसिल इलेक्शंस लड़ने के बाद सिस्टम के अंदर जाके हम पॉलिसी चेंज कर सकते हैं, ये कांग्रेस का मानना था। गांधी जी चाहते थे कि हम ट्रेंड करें फिर हम मूवमेंट स्टार्ट करें, लेकिन कांग्रेस जिद पर अड़ा हुआ था कि हम पहले काउंसिल इलेक्शंस लड़ें। तो एक CR दास और मोतीलाल नेहरू जो स्वराज पार्टी के फाउंडर थे, 1 जनवरी 1923 को फॉर्म करते हैं पार्टी, स्वराज पार्टी। CR दास और मोतीलाल नेहरू मिलकर स्वराज पार्टी बनाते हैं 1 जनवरी 1923 को। पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस डिड नॉट पार्टिसिपेट एज दे थॉट इंडिया वुड गेट इंडिपेंडेंस बाय मास स्ट्रगल। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस इस पार्टी का हिस्सा नहीं बनते हैं। उनका यह मानना था कि इंडिया को, भारत को आजादी तभी मिलेगी जब मास स्ट्रगल होगा, जब लोग संघर्ष करेंगे, बहुत ज्यादा यूनाइट होकर, बहुत ज्यादा लोग, पूरा देश ज्वाइन करेगा, तब जाके हमें आजादी मिलेगी। ऐसे छोटे छोटे पार्टी से हमें आजादी नहीं मिलेगी, स्वराज पार्टी से हमें आजादी नहीं मिलेगी। Two factors that shaped the Indian politics. कुछ ऐसे फैक्टर्स थे जो इंडियन पॉलिटिक्स को शेप कर रहे थे, एक शेप दे रहे थे। क्या था? उस टाइम में द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था 1921 में, जिसका इंपैक्ट इंडिया पे भी पड़ा। मतलब जहां पर लड़ाइयां चल रही थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, बहुत सारे प्राइसेस गुड्स के बढ़ा दिए गए, अकाल पड़ गया था, लोग, इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई थी, खाने को तरस रहे थे, तो उसका इंपैक्ट इंडिया पर भी पड़ रहा था। एग्रीकल्चर प्राइसेस बिगेन टू फॉल, जो भी एग्रीकल्चर प्राइसेस थे वो धीरे धीरे गिरने लगे। एग्रीकल्चर गुड्स एक्सपोर्ट डिक्लाइन, जब सामान बाहर ही नहीं जाएगा, लड़ाइयां चल रही है, फाइट चल रही है, तो गुड्स जाना बंद हो गया। पिजेंट्स फाउंड इट डिफिकल्ट टू सेल देयर हार्वेस्ट क्रॉप्स, और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हुई कि जो पिजेंट्स थे, वो फार्मर्स थे, वो अपने क्रॉप्स को सेल नहीं कर पा रहे थे। अनेबल टू पे देयर रेवेन्यू, और जब सेल नहीं कर पा रहे तो उनके पास पैसे नहीं आएंगे, और पैसे नहीं आएंगे तो वो टैक्स नहीं दे पाएंगे, तो रेवेन्यू नहीं दे पा रहे थे, अनेबल टू पे रेवेन्यू। अब यहां पर बात करेंगे साइमन कमीशन का। तो साइमन कमीशन, पहले पानी पी लेता हूं, प्यास लग गया।
साइमन कमीशन की बात करें तो ब्रिटेन गवर्नमेंट, जिसको टोरी गवर्नमेंट भी कहा जाता है, स्टार्टेड अ कमीशन इन 1927, 1927 में टोरी गवर्नमेंट एक कमीशन स्टार्ट करता है और दिस कमीशन वाज हेडेड बाय सर जॉन साइमन, और ये कमीशन को हेड करते हैं सर जॉन साइमन। क्या था साइमन कमीशन? ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मिशन, इस मिशन का ऑब्जेक्टिव ये था, रिव्यू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड सजेस्ट सम चेंजेस। उनका मानना था कि हम कुछ चेंजेस करेंगे आपके कॉन्स्टिट्यूशन में और उसको रिव्यू करेंगे और उसमें कुछ चेंजेस करेंगे। तो ये था ऑब्जेक्टिव ऑफ द किसका? साइमन कमीशन। इस कमीशन का पर्पस था। प्रॉब्लम था जो भी कि उस कमीशन में इंडिया का कोई भी मेंबर नहीं था। ऑल 7 मेंबर्स वर ब्रिटिशर्स, नन वेयर इंडियन। अगर जाहिर सी बात है कि आपके मेंबर्स ग्रुप में अगर कोई इंडियन नहीं होगा, ब्रिटिशर्स होगा, अंग्रेज होगा, तो वो अपने ही डिसीजन लेगा, वो इंडिया के बारे में क्यों सोचेगा? वो तो ऑलरेडी इंडिया पे जुल्म ढा रहा है। तो उसने कमीशन बनाया, उस कमीशन में तो इंडिया का कोई भी मेंबर था ही नहीं, सातों के 7 मेंबर ब्रिटिशर्स थे। कमीशन अब इसके लिए गुस्सा हो गया, अब आप आए हुए कुछ नया करने के लिए, कुछ चेंजेस करने के लिए, कुछ रिव्यू करने के लिए, तो आप भारतीयों को तो लो। उन्होंने भारतीयों को किसी मेंबर को लिया ही नहीं। तो जब वो जॉन कमीशन आया तो इंडिया जैसे ही आया तो कमीशन अराइव्ड इन इंडिया इन 1928 ग्रीटेड विद द स्लोगन गो बैक। साइमन गो बैक का नारा लगा कि हमें उसमें कोई भी भारतीय मेंबर तो है ही नहीं, तो हमारे लिए आवाज कौन उठाएगा, हमारे लिए कौन लड़ेगा, आप तो खुद का फैसला खुद के लिए दोगे। तो कमीशन अराइव्ड इन इंडिया इन 1928 ग्रीटेड विद द स्लोगन गो बैक साइमन। दैट टाइम वाइसरॉय ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज लॉर्ड इरविन, और उस टाइम में जो वाइसरॉय थे वो लॉर्ड इरविन थे। फॉर कंट्रोलिंग द सिचुएशन, उस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए लॉर्ड इरविन गिव्स 2 ऑफर्स। आप देखते हैं कि बहुत ज्यादा हिंसा भड़क गया है, लोग गो बैक साइमन का नारा लगाते थक नहीं रहे, तो लॉर्ड इरविन कुछ ऑफर करता है। क्या ऑफर करता है? ऑफर ऑफ डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया, मतलब कि पूर्ण स्वराज जो मतलब नहीं मिलेगा, पूर्ण आजादी नहीं मिलेगी, कुछ डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया, आधी आजादी मिलेगी। अ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस टू डिस्कस अ फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशंस, एक राउंड टेबल बुलाया गया, वहां पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के फ्यूचर के बारे में डिसाइड करने के लिए राउंड टेबल बुलाई गई, मीटिंग बुलाई गई लॉर्ड इरविन के थ्रू, जो ऑफर किया था। जब साइमन कमीशन इंडिया आया, क्यों आया? वो रिव्यू करने आया था, कॉन्स्टिट्यूशन चेंजेस करने आया था, लेकिन उस कमेटी के मेंबर में एक भी भारतीय नहीं था। 7 के 7 के 7 फॉरेनर थे, जिसकी वजह से हम भारतीय बहुत ही नाराज हो गए थे। और जैसे ही कमीशन इंडिया आया, हमने नारा लगाया गो बैक साइमन का, और जब देखा कि दंगा बहुत ज्यादा भड़क उठा है, तो उस टाइम के जो वाइसरॉय थे लॉर्ड इरविन ने देखा कि दंगा भड़क गया है, लोग शांत नहीं हो रहे हैं, तो उन्होंने कुछ ऑफर किया कि हम डोमिनियन स्टेट्स देंगे इंडिया के लिए, आधी आजादी देंगे। और एक राउंड टेबल बनाया गया जिसमें इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशंस के फ्यूचर के बारे में डिसाइड करने के लिए योजना बनाई गई। बट कांग्रेस लीडर्स वर नॉट सेटिस्फाइड, स्पेशली रेडिकल्स, जो एंग्री पर्सन्स थे, रेडिकल्स थे, वो तो इस पर सुनना भी नहीं चाह रहे थे कि हम कुछ नहीं जानते हैं। वी नीड फुल इंडिपेंडेंस, हमें पूरी आजादी चाहिए। आधी आजादी क्या होती है भाई? आधी आजादी देकर क्या करोगे तुम? हमें पूरी आजादी चाहिए। इन दिसंबर 1929 लाहौर कांग्रेस सेशन, और दिसंबर के 1929 में लाहौर कांग्रेस सेशन बुलाया गया, जबकि पहले भी हमने देखा कि कलकत्ता सेशन बुलाया गया था। अभी यहां पर दिसंबर 1929 में 1929 में दिसंबर 1929 में लाहौर कांग्रेस सेशन बुलाया गया, और जिसका पर्पस था पंडित जवाहरलाल नेहरू डिमांड्स फॉर पूर्ण स्वराज, और यहीं पर नारा दिया गया पूर्ण स्वराज का, हमें पूरी आजादी चाहिए, आधी आजादी हम नहीं लेंगे। अनाउंस 26 जनवरी 1930 वी विल सेलिब्रेट एज द इंडिपेंडेंस डे, और ओवर कॉन्फिडेंस में उन्होंने एक अनाउंस भी कर दिया कि 26 जनवरी 1930 को हम इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। अब यहां पर स्टार्ट होती है द सॉल्ट मार्च एंड द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। एक सॉल्ट मार्च निकाला जाता है। सॉल्ट को ही क्यों चुना गया? तो यहां पर द गांधी जी बिलीव फर्स्ट यूनाइट द मूवमेंट। गांधी जी आपको समझ गए थे कि पहले यूनाइट करना पड़ेगा, लोगों को एकजुटता बढ़ानी होगी, तब जाके मूवमेंट स्टार्ट करना पड़ेगा। गांधी जी फेल्ड दैट सॉल्ट वुड बिकम अ पावरफुल सिंबल टू यूनाइट द नेशन, और सॉल्ट को ही इसलिए चुना गया कि वो समझ गए थे कि सॉल्ट ही एक ऐसा वेपन है जहां से लोगों में यूनिटी क्रिएट किया जा सकता है, क्योंकि सॉल्ट जो थे वो अमीर भी कंज्यूम कर रहे थे, गरीब भी कंज्यूम कर रहे थे, तो सॉल्ट को ही एक पावर वेपन माना गया उस टाइम पे, जिसकी वजह से सॉल्ट मार्च निकाला गया। वाई गांधी जी चूज सॉल्ट एज ए पावरफुल सिंबल ऑफ यूनिफाइड नेशन। सॉल्ट को ही यूनिफाइड नेशन के लिए क्यों चुना गया? सॉल्ट के अलावा कुछ और चीज भी तो चुन सकते थे, लेकिन सॉल्ट को ही क्यों चुना गया? सॉल्ट कंज्यूम्ड बाय द रिच मैन एंड द पुअर अलाइक, मतलब सॉल्ट को अमीर आदमी भी कंज्यूम कर रहे थे और गरीब आदमी भी कंज्यूम कर रहे थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट चार्ज हाई टैक्स ऑन सॉल्ट, अंग्रेज जो थे वो सॉल्ट पर हाई टैक्स लगा दिए थे।
ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड मोनोपोली ओवर इट्स प्रोडक्शंस, ओनली ब्रिटिश गवर्नमेंट कैन प्रोड्यूस सॉल्ट। और उनका यह मानना था कि सिर्फ अंग्रेजी सॉल्ट का प्रोडक्शन कर सकते हैं और कोई दूसरा नहीं करेगा। मतलब बहुत ही ज्यादा हद पार कर दिया था अंग्रेजों ने जुल्म की, तो भारतीयों पर यह सब जुल्म डाला जा रहा था। अगर सॉल्ट है तो सॉल्ट में भी कुछ ना कुछ ऐसा लगाया जाए जिससे भारतीय परेशान हो जाए। तो गांधी जी ने सॉल्ट को ही चुना, क्योंकि सॉल्ट जो थी वो रिच भी कंज्यूम कर रहे थे, अमीर भी कंज्यूम कर रहे थे, गरीब भी कंज्यूम कर रहे थे। तो सॉल्ट को ही पावर वेपन बनाया गया। पावर वेपन इसलिए बनाया गया ताकि यूनिफाई हो सके, लोग एकजुट होकर आगे आ सके और मूवमेंट के लिए रेडी हो सके। इन जनवरी 1930, जनवरी 1930 में महात्मा गांधी रोट अ लेटर टू वाइसरॉय लॉर्ड इरविन। गांधी जी एक लेटर लिखते हैं वाइसरॉय लॉर्ड इरविन को। गांधी जी पुट हिज डिमांड्स इन लेटर विच आर ऑन डिफरेंट प्रॉब्लम्स ऑफ सोसाइटी, जहां पर सोसाइटी के बहुत सारे प्रॉब्लम्स के बारे में लिखा उन्होंने। द मेन डिमांड ऑफ विच वाज टू एब्लिश सॉल्ट टैक्सेस, और जो सबसे मेन मुद्दा था उन्होंने कहा कि जो सॉल्ट टैक्स लगाया गया उसको हटा दो। इफ द डिमांड्स वर नॉट फुलफिल्ड, अगर सॉल्ट टैक्स नहीं हटाया गया बाय 11 मार्च, 11 मार्च को, कब लिखा उन्होंने लेटर, 1930 जनवरी की बात है, और मार्च तक का डेडलाइन दिया गया, मार्च तक का टाइम दिया गया कि अगर मार्च तक तुम सॉल्ट टैक्स नहीं हटाओगे तो द कांग्रेस वुड लॉन्च अ सिविल डिसओबीडियंस कैंपेन, हम एक सिविल डिसओबीडियंस कैंपेन स्टार्ट कर देंगे तुम्हारे अगेंस्ट में। तो ये लॉर्ड इरविन को गांधी जी ने लेटर लिखे बताया था, वार्न किया था, लेकिन उसकी कोई रिस्पांस नहीं आया, उसका कोई रिस्पांस नहीं किया अंग्रेजों ने। तो सॉल्ट मार्च, जिसको डांडी मार्च भी कहा जाता है, महात्मा गांधी स्टार्टेड हिज सॉल्ट मार्च 12 मार्च को, 11 मार्च तक उन्होंने टाइम दिया डेडलाइन, कोई रिस्पांस नहीं आया, तो 12 मार्च को उन्होंने मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। तो 12 मार्च 1930 को 78 मेंबर्स के साथ, जो कि ट्रस्टेड वॉलंटियर थे, भरोसे वाले थे, उनके साथ स्टार्ट किया गया। कहां से? साबरमती आश्रम से स्टार्ट किया गया और डांडी गुजरात तक चलाया गया ये मार्च, मतलब पैदल ही चल दिए थे लोगों ने। तो स्टार्ट किया उन्होंने साबरमती आश्रम, स्टार्टेड फ्रॉम साबरमती आश्रम, और डेस्टिनेशन जो थी, जो पहुंचना था, वो डांडी गुजरात। टोटल 240 माइल्स कवर अप किया गया और लोग 10 माइल्स पर डे चल रहे थे, मतलब 24 दिन का ये सफर था। 24 दिन तक लोग चलते रह गए और साबरमती आश्रम से डांडी गुजरात पहुंच गए। वहां पर जाके क्या किया, ऑन 6 अप्रैल गांधी जी रीच डांडी मार्च, मतलब कि कब चले थे, मार्च में चले थे, कब देख लेना, 12 मार्च को चले और पहुंच गए 6 अप्रैल को गांधी जी रीच डांडी एंड स्टार्टेड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट बाय ब्रेकिंग द सॉल्ट लॉ। सॉल्ट लॉ जो लगाया गया था उसको ब्रेक कर दिया उन्होंने। कहां पहुंच गए? डांडी पहुंच के। अब नॉन कॉपरेशन सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट से अलग कैसे है, हमने मूवमेंट के बारे में बता। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में था कि जो भी अंग्रेजों का था उनको बॉयकॉट करेंगे, स्कूल, कॉलेज, काउंसिल, कोर्ट, जो टीचर्स वगैरह, स्टूडेंट्स वगैरह। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में पढ़ा हमने, सॉल्ट लॉ ब्रेक किया हमने। तो ये दोनों डिफरेंट कैसे है? 1000 इन डिफरेंट पार्ट इन द कंट्री ब्रोक सॉल्ट लॉ। तो बहुत सारे, अब गांधी जी ने स्टार्ट करा सॉल्ट लॉ, तो उसको मोटिवेशन लेते हुए बहुत सारे लोगों ने देश के अलग अलग जगहों पर सॉल्ट लॉ ब्रेक करा। लिक्वर शॉप्स वर पिकेटेड, फिर से दारू की लिक्वर शॉप्स थे उनको पिकेटेड कर दिया गया। फॉरेन क्लोथ्स वर बॉयकॉटेड, जो भी विदेशी कपड़ा था उसको बॉयकॉट कर दिया गया। पीजेंट्स रिफ्यूज टू पे रेवेन्यू, पीजेंट्स ने मना कर दिया, हम टैक्स नहीं देंगे, पैसे नहीं देंगे तुमको। पीपुल वायलेट फॉरेस्ट लॉ, और जो फॉरेस्ट लॉ था जो अंग्रेजों ने लगाया था कि तुम जंगल के अंदर नहीं जा सकते हो, फॉरेस्ट लॉ जो भी था उसको बॉयकॉट करना स्टार्ट कर दिया पीपुल ने। तो ये था हमारा मूवमेंट। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट फिर से परेशान हो गया कि लोग रुक नहीं रहे हैं, कुछ ना कुछ करते जा रहे हैं, ऐसे तो हमें जैसे जल्द से जल्द इंडिया छोड़ के जाना पड़ सकता है, भागना पड़ सकता है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया कि कांग्रेस लीडर को उठाना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने बारी बारी से उन्होंने क्या किया, कांग्रेस लीडर को उठाना स्टार्ट कर दिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट बिगेन अरेस्टिंग कांग्रेस लीडर्स वन बाय वन। तो एक एक करके ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कांग्रेस लीडर को उठा दिया गया। जो सबसे मेन लीडर थे अब्दुल गफ्फार खान, उनको अरेस्ट किया गया अप्रैल 1930 में, और गांधी जी को भी अरेस्ट कर लिया गया। अब्दुल गफ्फार खान बहुत ज्यादा, उनको भी पीटा गया था, वायलेंट क्लास कर गया था, ब्रूटली बीटन किया गया था। तो अब्दुल गफ्फार खान को अरेस्ट कर दिया गया, महात्मा गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया, अबाउट 1 लाख पीपल को अरेस्ट कर लिया गया। और गांधी जी को बहुत ही खराब लगा कि हम ये कभी नहीं चाहते थे। गांधी जी फील वेरी बैड सीइंग ऑल दिस, दैट्स व्हाई गांधी जी कॉल्ड ऑफ द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। जो कि देश के अलग अलग हिस्सों में सॉल्ट लॉ चल रहा था, गांधी जी ने उस मूवमेंट को भी बंद करने का फैसला ले लिया, क्योंकि ये क्लैश कर गया था, बहुत ज्यादा भड़क उठा था, लोग अलग अलग जगहों पर सॉल्ट लॉ को ब्रेक कर रहे थे, जिससे अंग्रेज परेशान हो गए और उन्होंने सबको पीटना मारना स्टार्ट कर दिया, मारना पीटना स्टार्ट कर दिया। और जो मेन लीडर थे अब्दुल गफ्फार खान, उनको अरेस्ट कर लिया गया और गांधी जी को भी बाद में अरेस्ट कर लिया गया था।
अब यहां पर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जब बंद हुआ था, वहां पर एक पैक्ट साइन किया गया था, एक एग्रीमेंट साइन किया गया था लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच में, जिसको बोला जाता है गांधी इरविन पैक्ट। तो गांधी इरविन पैक्ट क्या था उसको जानते हैं। 5 मार्च 1931 में गांधी इरविन पैक्ट साइन किया जाता है। According to this pact, Gandhiji consented to participate in a round-table conference in London, and government agreed to release the political prisoners. यहाँ पर बोला गया कि हम तुम्हारे नेता को आजाद कर देंगे। एक राउंड टेबल बुलाया गया लंदन के अंदर में, जहां पर गांधी जी भी रहेंगे, और मैं ये बताया कि हम तुम्हारे नेता लोग को आजाद कर देंगे, जेल से रिहा कर देंगे। Gandhi ji goes for second round of conference in London, but when he returns, he is very disappointed because his views are not heard. Also seen, most of the political leaders are still behind the bars, along with the Congress he had been declared illegal. लेकिन जब वो लंदन से वापस आए तो उन्होंने देखा कि जो वादा किया गया था अंग्रेजों के थ्रू कि हम तुम्हारे नेता लोग को रिहा कर देंगे, जेल से बाहर आ जाएंगे, तो वो काफी डिसअपॉइंट हो गए, क्योंकि बहुत सारे नेता थे वो जेल के अंदर भी थे। और लंदन जब गए थे सेकेंड राउंड कॉन्फ्रेंस के लिए, तो गांधी जी जो प्रपोजल दिए थे अंग्रेजों ने उसको रिजेक्ट कर दिया था। गांधी जी की एक बात नहीं सुनी उन्होंने, तो इससे काफी डिसअपॉइंट हुए गांधी जी। और जब वो इंडिया आए, जेल के अंदर देखा नेता लोगों को कि उनको रिहा भी नहीं किया गया है। उन्होंने ये भी देखा कि जो कांग्रेस थे उनको इलीगल पार्टी डिक्लेयर कर दिया गया है। तो ये सब देख के गांधी जी काफी डिसअपॉइंट हो गए। फिर से समझाता हूं, गांधी इरविन पैक्ट 5 मार्च 1931 को लंदन में एग्रीमेंट पर साइन किया गया, जहां पर गांधी जी को लंदन बुलाया गया राउंड टेबल में, और उनको यह वादा किया गया कि आपके हम नेता लोगों को छोड़ देंगे। लेकिन जब गांधी जी लंदन से वापस इंडिया आए तो वो देखे कि उनके नेता लोग को कोई बाहर आए ही नहीं है, बहुत सारे नेता लोग जेल के अंदर में ही हैं, और जो कांग्रेस थी उसको इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया है। देन गांधी जी डिसाइडेड टू लॉन्च अगेन सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, और गांधी जी यहीं पर फिर से बोलते हैं कि हम फिर से सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। बट 1934 दे लूज द मोमेंटम फॉर दिस मूवमेंट, लेकिन लोगों के अंदर जो एनर्जी थी वो खत्म हो चुकी थी 1934 आते आते, जिसकी वजह से ये मूवमेंट बहुत ज्यादा पहले की तरह नहीं हो पाया। टुवर्ड्स सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, हाउ पार्टिसिपेंट्स सॉ द मूवमेंट, और जो पार्टिसिपेंट्स थे, जो पार्टिसिपेट कर रहे थे, वो मूवमेंट को कैसे देख रहे थे उसको जानते हैं। रिच पीजेंट्स अलग तरीके से देख रहे थे, पुअर पीजेंट्स अलग तरीके से देख रहे थे, और जो बिजनेस क्लास लोग थे उसको अलग तरीके से देख रहे थे। सबसे पहले बात करेंगे रिच पीजेंट्स की। पटीदार्स ऑफ गुजरात, जाट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, गुजरात के पटीदार्स और जाट्स उत्तर प्रदेश के, इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स, जो कि इन्वॉल्व थे कमर्शियल क्रॉप्स के प्रोडक्शन में। They were severely affected by the trade depressions and falling prices, making it impossible to pay the government's revenue demands. तो उन्होंने उनका जब क्रॉप अफेक्ट कर गया तो वो रेवेन्यू नहीं दे पा रहे थे। These rich peasants becomes enthusiastic supporters of the civil disobedience movement, और यही था उनका पार्टिसिपेट करने का मेन एजेंडा। They were disappointed when the movement ended in 1931 without revising revenue rates, और वो बहुत ही डिसअपॉइंट होते हैं कि जब उनके रेट्स को रिवाइज नहीं किया जाता है। ये बोला गया था कि जो टैक्स वो दे रहे हैं, जो रेवेन्यू दे रहे हैं अंग्रेज को, उसको रिवाइज करके कम कर दिया जाएगा या खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन वो काफी डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि उनके रेट्स में कोई कमी नहीं दिखाई देती है, रेवेन्यू रेट्स वैसा ही था। सो व्हेन द मूवमेंट वाज relaunched in 1932, many of them refused to participate, और यही रीजन था कि जो रिच पीजेंट्स थे वो पार्टिसिपेट नहीं करना चाह रहे थे कि हम फिर से पार्टिसिपेट करेंगे और उसका कोई फायदा नहीं होगा। पहले भी हमने पार्टिसिपेट किया था लेकिन इससे कोई फायदा नहीं मिला, हम रेवेन्यू उतना ही दे रहे हैं क्रॉप्स फेलियर होने के बाद भी। तो ये स्लो डाउन होने का एक रीजन था। पुअर पीजेंट्स की बात करें तो पुअर पीजेंट्स वर्कड एज टेनर्स एज लैंड रिटेन्ड फ्रॉम लैंडलॉर्ड्स। एज द डिप्रेशन कंटिन्यूड, स्मॉल टेनर्स स्ट्रगल टू पे रेंट, ये भी रेंट नहीं दे पा रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे। दे वांटेड द अनपेड रेंट टू बी फॉरगिवन, वो उनका मानना था कि जो रेंट पहले का उनको माफ कर दिया जाएगा। द कांग्रेस वाज अनविलिंग टू सपोर्ट नो रेंट कैंपेन टू अवॉइड अपसेटिंग रिच पीजेंट्स एंड लॉर्डलेट्स। जो कांग्रेस थे उन्होंने क्या कहा, सपोर्ट अनविलिंग कर लिया। तो ये था एक रीजन पुअर पीजेंट्स का। बिजनेस क्लास का क्या था, द ब्रिटिश गवर्नमेंट इंप्लीमेंटेड सच कॉलोनियल पॉलिसीज दैट रिस्ट्रिक्टेड द बिजनेस एक्टिविटीज। अब अंग्रेज किसी न किसी तरह के भारतीयों को परेशान कर रहे थे, तो बिजनेस क्लास लोगों को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। वो क्या कर रहे थे, कुछ ऐसी पॉलिसीज बना रहे थे जिससे बिजनेस क्लास के लोग बिजनेस ठीक से तरीके से नहीं कर पा रहे थे। दे वांटेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंपोर्ट्स ऑफ फॉरेन गुड्स, मतलब जो फॉरेन गुड्स थी उनके इंपोर्ट पर बहुत सारी पॉलिसीज लगाई गई जिससे बिजनेसमैन को प्रॉब्लम हो रही थी। इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस 1920, फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रीज 1927, कुछ चैम्बर बनाए गए, कुछ एसोसिएशन बनाए गए। बिजनेस क्लासेज आर लीडिंग बाय पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास एंड जी डी बिरला, और इस एसोसिएशन को लीड कर रहे थे पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास एंड जी डी बिरला, इस ग्रुप्स को, इस कमिटी को लीड कर रहे थे।
When civil disobedience movement started, industrialists supported and funded the civil disobedience movement and boycotted the imported goods too. लेकिन जहां पर जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो इन्होंने पार्टिसिपेट किया, सपोर्ट भी किया कि हम सपोर्ट करेंगे बिजनेस क्लास के लोग। इंडस्ट्रियल वर्कर्स कैसे देख रहे थे इस मूवमेंट को, उसके बारे में जानते हैं। दे डिडंट पार्टिसिपेट इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन लार्ज नंबर्स एक्सेप्ट इन द नागपुर रीजन। नागपुर रीजन को छोड़ के कोई भी इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाह रहा था। पार्टिसिपेटेड वर्कर्स डिमांडिंग हायर वेजेस एंड बेटर वर्किंग कंडीशंस। उनका यह मानना था कि हमने पहले भी पार्टिसिपेट करके हायर वेजेस के लिए डिमांड किया था वो, लेकिन वो डिमांड फुलफिल नहीं हुआ, जिसकी वजह से नागपुर रीजन में कुछ लोगों ने तो ज्वाइन करा, लेकिन उसको छोड़कर देश के अलग हिस्सों में लोगों ने ज्वाइन करना बंद कर दिया, पार्टिसिपेट नहीं किया। अब वुमेन का पार्टिसिपेंट कैसा था, वुमेन जो लोग थे, महिला लोग थे, उनका पार्टिसिपेंट कैसा था। वुमेन पार्टिसिपेशन इन लार्ज नंबर इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, लेकिन महिला जो थी वो लार्ज नंबर में बहुत सारी संख्या में पार्टिसिपेट कर रही थी। ड्यूरिंग द दांडी मार्च, जो सॉल्ट मार्च हुआ था जब गांधी जी ने स्टार्ट करा था साबरमती आश्रम से लेकर दांडी मार्च में, तो ड्यूरिंग द दांडी मार्च थाउजेंड्स ऑफ वुमेन ज्वाइन द हियर गांधी जी। बहुत सारी महिला सिर्फ गांधी जी को सुनने के लिए इकट्ठा हुई थी। पार्टिसिपेटिंग इन प्रोटेस्ट मार्चेज, और मार्चेज में पार्टिसिपेट किया उन्होंने। मैन्युफैक्चरिंग सॉल्ट्स फॉर दिस मैनी वुमेन जेल्ड, और जिसकी वजह से बहुत सारी महिलाओं को जेल में भी डाल दिया गया था। द लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और यही था लिमिट्स सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का। नो ऑल सोशल कम्युनिटी पार्टिसिपेटेड लाइक दलित, और जो भी था, जो ऑल सोशल कम्युनिटी थी पार्टिसिपेट कर रही थी दलित के अकॉर्डिंग, तो वो था लिमिटेशंस में। नेक्स्ट जो टॉपिक है सितंबर 1932 पूना पैक्ट, ये हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, लेकिन अभी तक का यही है सितंबर 1932 पूना पैक्ट, इसको नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। अभी तक हम जो पढ़ाई कर रहे हैं उसको समराइज कर लेते हैं, तो बता दें स्टार्टिंग से। छोटे छोटे नोट्स बना लेना आप, जो भी नोट्स हैं इसमें लिख दिया है मैंने। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए सही रहेगा ये कि आप कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी से पढ़ जाएगी। तो राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया के बारे में हम पढ़ाई कर रहे थे, जिसकी वजह से बहुत सारे टॉपिक देखे, नेशनलिज्म क्या होती है, क्या क्या टॉपिक्स हम इसमें कवर अप करेंगे, जैसे क्या चीज़ें देखने को मिला हमें, नेशनलिज्म कैसे हमारे लोगों में बढ़ा, और क्या स्ट्रगल करना पड़ा हमारे कंट्री के लोगों को नेशनलिज्म के लिए। उसके बाद कौन कौन से पावर्स ने लड़ाई करी, ब्रिटेन का जो वॉर चल रहा था इंडायरेक्टली कैसे कनेक्टेड था इंडिया में, वो जाना हमने। क्या इम्पैक्ट पड़ा इंडिया के अंदर में, सत्याग्रह मूवमेंट क्या क्या था, लोगों जो गांधी जब साउथ अफ्रीका से आए थे तो क्या कैसे सत्याग्रह मूवमेंट कहाँ कहाँ स्टार्ट करा, तो ये सब थी हमारी समराइज में। तो ये सब छोटे छोटे नोट्स बना लेना आप। और अगर इस पूरे पूना पैक्ट से पहले तक जो भी अगर कन्फ्यूजन हुआ है एक भी टर्म्स का, तो उसको आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, उसको फिर से मैं समझाऊंगा। इसका पार्ट 2 जल्दी मैं रिलीज कर दूंगा। ये पार्ट 1 पूना पैक्ट से पहले तक है। तो राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया का ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। तब तक के लिए यही आप नोट डाउन कर लेना, छोटे छोटे नोट्स बना लेना, जिससे आपको रिवाइज करने में आसानी होगी। आंसर राइटिंग के लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा या फिर PDF में अपलोड कर दूंगा, जिसकी वजह से जो क्वेश्चन आंसर है वो रिवाइज हो सके। आज के लिए इतना ही है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में। थैंक यू।